हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कल के लेक्चर में हमने बुंदेला विद्रोह को समझा था। बुंदेला विद्रोह के जो सारे पॉइंट कवर हो सकते वो किए थे। इसमें जो प्री और मेंस जहाँ से भी आपको जो भी क्वेश्चन बन सकता था वो हमने कवर कराने का प्रयास किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति। इसे भी इसी प्रयास से शुरू करेंगे कि प्री, क्योंकि यदि हम मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो प्री के सारे फैक्ट हमारे कवर हो जाएंगे और प्री के प्रयास से फैक्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे तो शायद उतनी चीज़ें कवर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ ये प्रयास करूँगा मैं कि सारी चीज़ें आपको मेंस के हिसाब से करा दूँ, तो उसमें जो है प्री के भी फैक्ट सारे कवर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। मैंने ये कहा था कि किसी भी विद्रोह को जब हम पढ़ेंगे तो कुछ बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। उन बिंदुओं के आधार पर पढ़ने से क्या होगा कि सारा जो विद्रोह है, सारी जो उससे जो चीज़ें कवर हो सकती है वो सारी यहाँ पे कवर हो जाएगी। देखिए अब किन किन बिंदुओं के आधार पे आपको पढ़ना है, पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं इस पे। सबसे पहले जब भी हम कोई विद्रोह पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, पृष्ठभूमि देखते हैं उसकी। क्या देखते हैं? पृष्ठभूमि देखते हैं, ठीक है। उसके बाद उस विद्रोह के कारण देखते हैं हम कि क्या उस विद्रोह के कारण रहे। फिर उस विद्रोह का पूरा घटनाक्रम समझते हैं कि कैसे विद्रोह हुआ, कहाँ पे हुआ। घटनाक्रम के साथ साथ हम उस विद्रोह के नेता या जिन्होंने उस विद्रोह में मुख्य प्रतिनिधित्व निभाया है उन लोगों के बारे में समझते हैं। उसके बाद उसके परिणाम और महत्व को हम देखते हैं कि क्या उसका परिणाम रहा, क्या उसका महत्व रहा। और अंत में हम यह देखते हैं कि विद्रोह असफल क्यों हो गया, या यदि सफल हुआ है तो क्या उसका महत्व रहा। ये सारे बिंदु है, इस पर यदि हम चर्चा कर ले। यदि आप 1857 की क्रांति इतिहास में पढ़ते हैं और इन बिंदुओं के आधार पर यदि आप देख लेते हैं तो सारे बिंदु वहाँ से कवर हो जाएंगे और पूरी ये क्रांति से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि जो 1857 की पृष्ठभूमि रही, इसको हम समझते हैं कि पृष्ठभूमि क्या रही 1857 के युद्ध की। देखिए, पृष्ठभूमि वैसे तो 1757 से ही तैयार हो रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। अब कहा जाता है कि लोगों के मन में यह था कि ये जो अंग्रेजों का शासन है ये 100 साल तक चलेगा। उस समय पे ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ये जो शासन है अंग्रेजों का 1757 से जो शुरू हुआ है ये 100 सालों तक चलेगा। अब 1857 में 100 साल कंप्लीट हो गए, तो लोगों के मन में ये एक तरीके की कहना चाहिए कि जागृति आ गई कि हाँ, अब हम मुक्त होने वाले हैं। लेकिन इसकी कोई आशंका दिखाई नहीं दी, तो वैसे ही विद्रोह होना स्वाभाविक था। फिर क्या हुआ कि वेलेजली जो गवर्नर थे उन्होंने सहायक संधि के माध्यम से, किसके माध्यम से? सहायक संधि के माध्यम से बहुत सारे भारतीय राज्यों से सहायक संधि कर ली और उन पर अपना कब्जा स्थापित करने का प्रयास किया, या उन पर यह प्रयास किया कि वो अंग्रेजों के अधीन हो जाए। तो वेलेजली की जो सहायक संधि थी उससे इस विद्रोह को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिला। और उसके बाद हाँ, सहायक संधि के बारे में एक कथन याद रखिएगा कि सहायक संधि की जो सबसे पहले शुरुआत की थी वो फ्रांसीसी गवर्नर आपके डुप्ले ने की थी। याद आ गया, मुझे बता दिया मैंने, ठीक है। तो वेलेजली की सहायक संधि से इसकी जो कौन कौन से राज्यों को इसने किया था, तो हैदराबाद, फिर मैसूर, त्रावणकोर, अवध, पेशवा और सिंधिया, इस तरीके से इन्होंने सहायक संधि की थी। कौन से राज्य, एक बार फिर से सुन लीजिए। हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, अवध, पेशवा और सिंधिया। इसके बाद ये लगभग आपका क्षेत्र इन्होंने सहायक संधि से कवर कर लिया भारत का। इसके बाद जो सबसे प्रमुख गवर्नर जनरल आए जिन्होंने इस क्रांति में कहना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि तैयार की, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की हड़प नीति क्या रही इसके पीछे? डलहौजी की हड़प नीति। यहीं से यदि कहा जाए तो इस विद्रोह की प्रमुखता से पृष्ठभूमि तैयार हो गई। ये सबसे प्रमुख कारण माना जा सकता है।
क्योंकि डलहौजी एक ऐसा शासक था कि अपने जो साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और लगभग इसके समय पे कहा जाता है कि 1856 आते आते लगभग इसने पूरे भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार फैला दिया और ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि हड़प नीति से क्या किया कि जिन राजाओं की संतानें नहीं थी वहाँ पे उन राज्यों को राज्य हड़प लिया। उसमें कौन कौन से राज्य थे? नागपुर, सतारा, ठीक है, झांसी, संबलपुर, कौन कौन से? नागपुर, सतारा, झांसी, संबलपुर, इन राज्यों को इसने हड़प लिया। और जैसे ही इन राज्यों को हड़पा तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्रांति करने का मन बना लिया और जो भी पहले से क्रांति करने का मन बनाए हुए थे वो भी लगे हुए थे क्रांति के प्रयास में। ठीक है, तो ये एक पृष्ठभूमि माना जा सकता है इसको। वैसे तो इसके पीछे कई कारण थे, अभी हम देखेंगे कि प्रमुख कारण कौन कौन से रहे, लेकिन ये एक पृष्ठभूमि कही जा सकती है कि एक तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, वहाँ से जो शुरू हुआ था तो भारतीयों के मन में ये था कि हम 100 साल बाद मुक्त हो जाएंगे, तो वो एक साइकोलॉजिक इफेक्ट माना जा सकता है। फिर वेलेजली की सहायक संधि, ये एक प्रमुख पृष्ठभूमि इसने तैयार की विद्रोह में, और दूसरा डलहौजी की हड़प नीति। और इसके बाद जो गवर्नर जनरल बन के आए इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कथन है। वो आए 1856 में, उनका नाम था कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग थे वो बहुत ही शांति प्रिय और उदार थे। कैसे हैं? शांति प्रिय गवर्नर है, इन्होंने किसी प्रकार का कोई किसी पर जो है कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। शांति प्रिय गवर्नर है, उदार गवर्नर है, लेकिन इनको दो चीज़ों का आभास हो गया तो इन्होंने कथन के द्वारा उन चीज़ों को कहा था। पहला तो इन्होंने कहा था कि इतना धन धान्यपूर्ण देश जो 15 करोड़ की आबादी वाला है, वह शांति से कैसे घुटने टेके हुए है, वह इतनी शांति से कैसे घुटने टेके हुए है। मतलब उनको इस चीज़ का आभास हो गया था कि कहीं न कहीं कभी न कभी क्रांति हो सकती है। तो ये कथन भी आप याद रखिएगा, यदि प्री में पूछा जाता है तो प्री में आपके काम में आएगा, और यदि मेंस में आप ऐसे कथन लिखते हैं तो आपका आंसर जो है बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाता है। तो आपको ऐसे कथनों का प्रयोग अवश्य करना है। ठीक है, दूसरा इनका कथन ये था कि जो शांति, जो आप भारत में जो आप शांत बादल देख रहे हैं, शांत बादल जो देख रहे हैं, इसमें कभी भी बवंडर तैयार हो सकता है। ठीक है, तो इनको ये चीज़ का आभास हो गया था, किसको? लॉर्ड कैनिंग को। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि में या कारण में आप इन कथनों का यूज़ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे जो उस टाइम के जो विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने कहा भी था कि यह जो है 1856 में इतने बड़े साम्राज्य पर, लगभग पूरे भारत पर, लगभग पूरे जो भारत देश है आपका, लगभग पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तो कथन लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि यह तूफान के पहले आने वाली शांति है, तूफान के पहले वाली शांति है। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा था। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आपको पृष्ठभूमि में याद रखना है। अब देखिए, इन चीज़ों को आपने भारत के 1857, यदि आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पे भी पढ़ा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश का जब 1857 पढ़ेंगे तो वहाँ भी पृष्ठभूमि और कारण जो है वो लगभग सेम ही रहेंगे। अब ये हमने पृष्ठभूमि देखी, अब कुछ कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। पृष्ठभूमि और कारण लगभग सेम है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कारण रहे जिन्होंने 1857 की क्रांति को बल दिया और 1857 की क्रांति हुई। देखते हैं क्या प्रमुख कारण रहे। चलिए, अब हम इसके कारणों पर चर्चा कर लेते हैं कि 1857 क्रांति के मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख कारण रहे जिन्होंने मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति को बढ़ावा दिया। देखिए, जब भी मैंने कहा था, जितने भी अभी तक हमने मध्य प्रदेश के विद्रोह पढ़े हैं, हमने यह देखा है कि 1818 से ही सारे विद्रोह का जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में। क्यों हुआ है?
क्योंकि मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र मराठाओं के पास था और जैसे ही मराठा ने आत्मसमर्पण किया वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने, जो बाजीराव द्वितीय थे, उनका जैसे ही आत्मसमर्पण हुआ वैसे ही मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया और जैसे ही अंग्रेजों के अधीन वह क्षेत्र आया वहाँ पे क्रांति की शुरुआत हो गई। उन्हीं क्रांतियों में से एक 1857 की क्रांति भी है, तो ये पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब एक एक करके हम ये देखते हैं कि प्रमुख कारण कौन कौन से रहे। देखिए, सबसे पहला ये रहा मध्य प्रदेश में कि राजा महाराजाओं को जो अंग्रेज द्वारा पद से हटाया जा रहा था, पदच्युत करना। कैसे कि एक कमीशन का गठन किया गया था। कौन सा कमीशन? इनाम कमीशन। इनाम कमीशन भी याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? इनाम कमीशन। तो ये कमीशन ये था कि इसकी सिफारिश पर बहुत सारे राजाओं को उनके पद से लगातार हटाया जा रहा था। तो ये एक प्रमुख कारण था, क्योंकि भारत की जनता जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन उनके राजा से बहुत प्यार करती है। आज आप देखिए, नरेंद्र मोदी जैसे भी है, लेकिन सारी भारत की जनता उनका सपोर्ट करती है। कुछ लोग नहीं करते होंगे, बाकी करते हैं। भले ही उन्होंने जो भी नीतियाँ चलाई, जो भी कर रहे हैं वो, लेकिन सपोर्ट उनका है। उस टाइम पे भी जो भी राजा थे, भले ही उस राजा ने उन पे जुल्म ढाए हो, लेकिन जनता राजा से प्यार करती थी। जब राजा महाराजाओं को ही पद से हटा दिया गया तो स्वाभाविक बात था, जनता आक्रोशित हो गई, और जब जनता आक्रोशित हो गई तो विद्रोह होना स्वाभाविक था। तो ये एक प्रमुख कारण था, क्या कि राजाओं महाराजाओं को उनके पद से हटाया जाना। ठीक है। इसके बाद का जो प्रमुख एक और कारण था वो यह था कि धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती जो आपके धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे, जिनको धार्मिक कारण भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? धर्म परिवर्तन। क्या हुआ कि अंग्रेजों ने 1813 में ईसाई जो मिशनरियाँ थी उनको आने की अनुमति दे दी, और जैसे ही ईसाई मिशनरियों को यहाँ आने की अनुमति मिली तो वो लगातार धर्म परिवर्तन का प्रयास करने लगी। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा, ये जो है मेंस का ज़्यादा पोर्शन है, तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ताकि हम प्री के फैक्टों पर अच्छे से चर्चा कर सके और मध्य प्रदेश में जो क्रांति हुई है उस पर अच्छे से चर्चा कर सके। ठीक है, तो इसको थोड़ा जल्दी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इसको आपने भारत के इतिहास में अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे टॉपिक में है इसलिए बताना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक कारण रहा, क्या? धर्म परिवर्तन। कि धर्म परिवर्तन जब कराने लगे तो जो लोग थे उनके मन में या वो आक्रोशित हो गए। इसमें आप ये लिख लीजिए कि जो 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, 1856 का क्या? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ऐसे कई अधिनियम लाए उन्होंने, जैसे सती प्रथा के खिलाफ जो अधिनियम लाया था उसको आप सामाजिक परिवर्तन में लिख सकते हैं। ठीक है। 1850 में एक धार्मिक अयोग्यता का नियम लाया था, धार्मिक अयोग्यता का नियम, अधिनियम। ठीक है, तो ये कुछ कारण रहे जो धार्मिक कारण में आप कह सकते हैं। फिर आते हम कुछ सामाजिक कारण रहे। कैसे? सामाजिक कारण, जो कि आप लोगों को पता है कौन कौन से। जैसे इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो सती प्रथा एक प्रमुख कारण, जो सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, उसके खिलाफ जो अधिनियम लाया था। ठीक है। इसके अलावा और भी कई मामलों में अंग्रेजों ने सामाजिक हस्तक्षेप किए, तो ये एक प्रमुख कारण बना। और क्या क्या कारण बने और हम कारणों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कौन कौन से प्रमुख कारण रहे। एक तो आपका सामाजिक कारण हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, राजा महाराजाओं को पद से हटाना ये हो गया। इसके बाद जो प्रमुख कारण रहे वो रहे आर्थिक कारण। आर्थिक जो नीतियाँ थी, कौन कौन सी नीतियाँ थी अंग्रेजों की? एक तो देखिए, आर्थिक नीति से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो कृषि पर पड़ा। अब भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश था और अंग्रेजों ने क्या किया, 8 से 10 गुना तक कर बढ़ा दिया। कितना? 8 से 10 गुना तक कर बढ़ा दिया।
ये एक कारण रहा। फिर यहाँ पे जो उद्योग थे, जो हमारी पहचान थे, हथकरघा उद्योग है, ऐसे कई उद्योगों का पतन शुरू हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ से कच्चा माल ले जा करके वहाँ से बना बनाया माल ले जाते थे। तो आर्थिक कारण ये प्रमुख रहे। इसमें और भी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ इतना पर्याप्त है। फिर और कौन से आपके कारण रहे आर्थिक कारणों के बाद? आर्थिक कारणों के बाद जो एक प्रमुख कारण रहा वो ये रहा डलहौजी की हड़प नीति, जो हमने पृष्ठभूमि में भी देखा। क्या? डलहौजी की हड़प नीति। इसमें जो मैंने आपको पहले जो राज्य लिखा है वो सारे राज्यों के आप नाम लिख सकते हैं, डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है। और क्या कारण रहे? और जो कारण रहे कि यातायात के साधनों का विकास हो गया, यातायात के साधनों का विकास हो गया। यातायात में संचार भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। कौन कौन से संचार भी लिख सकते हैं आप? संचार के साधनों का विकास, रेलवे का विकास, है ना। प्रमुख जो मार्ग थे उनको अंग्रेजों ने मजबूत बना दिया व्यापार की दृष्टि से। ठीक है। संचार में और समाचार पत्र भी लिख सकते हैं, समाचार पत्रों ने जो भूमिका निभाई। तो समाचार पत्र जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि समाचार पत्रों ने क्या किया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया। जब यह पता चला लोगों को कि जो सामने वाले की फीलिंग है, जो वह सोच रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, वही मैं भी सोच रहा हूँ, यही जोड़ने का काम समाचार पत्रों ने किया। तो समाचार पत्रों ने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई। आज भी यदि कुछ भी बात होती है तो हमें सबसे पहले मीडिया के थ्रू ही पता चलती है। आज यदि मीडिया देश के जो नेता है, जो देश अभी संभाल रहे हैं, उनके पक्ष में कहने लग जाए तो पूरी जनता उनके पक्ष में बात करेगी, और आज यदि मीडिया उनके विरोध में बात करे तो पूरी जनता उनके विरोध में बात करेगी। तो समाचार पत्रों का योगदान हमेशा से ही रहा है, उस टाइम पे इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें आप एक दो अखबारों का नाम लिख लीजिए। जैसे एक कथन था 1853 का, मेटकॉप ने यह कहा था कि स्वतंत्र समाचार पत्रों का पहला धर्म, मुनरो का क्या कथन था, लिख देता हूं मैं। मुनरो का यह कथन था कि स्वतंत्र समाचार पत्रों का पहला धर्म क्या है? यह है देश को विदेशी जुए से मुक्त करना। क्या है मुनरो का कथन? यहाँ पे लिख देता हूं। मुनरो ने यह कहा था कि समाचार पत्रों का पहला धर्म क्या है? तो इनका पहला धर्म है देश को विदेशी जुए से मुक्त करना। देखिए, जब भी आप पढ़े तो ऐसे कथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कथनों से फायदा यह होता है कि जो प्री में प्रश्न पूछने का जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो वहाँ पे आपको फायदा मिलता है कि जब भी एक ऐसा कोई कथन आता है तो आप उसको सही टिक कर देते हैं। दूसरा यह फायदा होता है कि यदि आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं या कोई निबंध लिख रहे हैं और ऐसे कथनों का आप प्रयोग करते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए मीडिया पर ही कोई आपसे निबंध आता है और आप इस कथन का प्रयोग करेंगे तो सामने वाले पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मेंस में भी यदि इस प्रकार के आंसरों का, इस प्रकार के कथनों का आप प्रयोग करेंगे तो उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सामान्य आंसरों में ये कथन देखने को नहीं मिलते। तो ये कारण रहे। और क्या कारण रहे? और भी बहुत सारे कारण रहे। जैसे एक प्रमुख कारण ये रहा कि क्या था आपका, एक तो हड़प नीति हो गई। फिर ये कह सकते हैं कि जो और क्या कह सकते हैं आप, हाँ, वेलेजली की सहायक संधि। ये डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से यह भी एक कारण माना जा सकता है। अब देखिए, जो डलहौजी की हड़प नीति, यहाँ पे ये खाली स्पेस है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखने वाला हूँ। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज़? कि हड़पते डलहौजी ने क्या किया कि अंग्रेजों का जो सबसे वफादार राज्य था, कौन सा था सबसे वफादार राज्य? अवध। तो उसने अवध को भी हड़प लिया। तो कर्नल एक स्लीमैन थे, स्लीमैन ने कहा था कि आपने जो अवध को हड़पा है, यह जो अवध को जो आपने हड़पा है, यह आपको 10 राज्यों की हड़प से भी महंगा पड़ेगा। मतलब अवध आपको 10 राज्यों से भी महंगा पड़ेगा। तो ये कथन किसका है? ये कथन हो जाएगा आपका स्लीमैन का।
तो ये फिर से एक कथन आया, देखिए इनको आप नोट डाउन करके रखिए कॉपी में और ऐसे कथनों को लिखिए तो आपका आंसर और भी अच्छा हो जाएगा। यदि मान लीजिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के कारणों पर चर्चा कीजिए, ऐसे सामान्य प्रश्न वैसे पूछ लिए जाते हैं एमपीपीएससी में, तो जो सामान्य व्यक्ति है वो ये सारे कारण लिखेगा, लेकिन आपको क्या कारणों के साथ आपको ये कथन भी लिखना है। जैसे ये कथन हो गया, ये कथन हो गया मुनरो का, ठीक है। ऐसे अधिनियम लिखना है आपको, इनाम कमीशन बताना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से यदि आप बताएंगे, यहाँ पे भी आप बताएंगे राजा महाराजाओं को हटाने में, यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि नागपुर के राजाओं को हटाया जाना, ठीक है। बुंदेलखंड के, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात है तो बुंदेलखंड बघेलखंड के राजाओं को हटाया जाना, और ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा ताकि जो है सामने वाला उसको समझ में आए कि हाँ इनको अच्छे से जानकारी है। तो ये कारण है कुछ, देख लीजिए, ठीक है। और एक बार लगे तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहला तो यही कि राजा महाराजाओं को पद से हटाना, दूसरा धार्मिक कारण कुछ रहे, फिर सामाजिक कारण कुछ रहे। ये जो पुनर्विवाह का अधिनियम है इसे आप सामाजिक कारण के अंतर्गत भी लिख सकते हैं, सामाजिक धार्मिक में भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। फिर आर्थिक कारण कुछ रहे, डलहौजी की हड़प नीति प्रमुख रही, इसमें आपको बराबर लिखना है कौन कौन से राज्यों को हड़पा था, नागपुर, ठीक है, नागपुर लिखिए इसमें, सतारा लिखिए इसमें, संबलपुर लिखिए इसमें, और एक और बिल्कुल नहीं छोड़ना है झांसी को, क्योंकि झांसी ही कहीं ना कहीं 1857 में प्रमुख रूप से उठकर आता है, ठीक है। झांसी की रानी का प्रमुख योगदान रहता है तो झांसी को जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये सारे प्रमुख कारण रहे। अब देखते हैं हम कि घटनाक्रम क्या रहा। अब घटनाक्रम को जो है मध्य प्रदेश के स्तर पे पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे इस क्रांति का विस्तार हुआ। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं कि घटनाक्रम क्या रहा। अब घटनाक्रम को समझने के लिए आप ये देखिए कि कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है। तो सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत है, यदि आप भारत के स्तर पर बात करेंगे तो भारत में जो क्रांति की शुरुआत है वो 10 तारीख को होती है। कब होती है? 10 तारीख को, 10 मई 1857 को होती है मेरठ छावनी से। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। मंगल पांडे विद्रोह कर देते हैं किस दिन? अब हम घटनाक्रम देखने जा रहे हैं। तो 10 मई 1857 को ये क्रांति की आपकी शुरुआत हो गई मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। लेकिन मध्य प्रदेश में इस टाइम शुरुआत नहीं हुई। मध्य प्रदेश में जो शुरुआत है वो आपकी होती है 3 जून से। कब से? 3 जून से। इसके बीच में एक और पॉइंट ये याद रखिएगा कि 15 से 20 मई के बीच में इंदौर में विद्रोह होने वाला था। इंदौर में विद्रोह होने वाला था। देखिए मैं एकदम जो है तारीख वाइज चलूँगा, कहानी के साथ चलूँगा, तो आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब 10 मई की ये बात है, 15 से 20 मई के बीच में इंदौर में विद्रोह होने वाला था, लेकिन हो नहीं पाया, विद्रोह नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये विद्रोह शुरू कब हुआ फिर? तो विद्रोह आपका जो है वो शुरू होता है 3 जून को। 3 जून को कब से? 3 जून रात 9 बजे जो है विद्रोह की पहली गोली चलती है। कब? 3 जून 1857। कहाँ पर? नीमच पर। नीमच में रात 9 बजे विद्रोह की पहली गोली चलती है 3 जून की। अब ये 3 जून की बात याद रखिएगा। 3 जून को क्या हुआ? नीमच में विद्रोह मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। अब आगे जो है आपका, इस विद्रोह को और आगे बढ़ाते हैं। इस विद्रोह में जब आगे बढ़ेंगे हम तो ये देखेंगे, पहले तो यहाँ 2 चीज़ें याद रखिएगा कि इस विद्रोह का नीमच में दमन करने के लिए CV सॉवर्स आए थे। कौन आए थे? CV सॉवर्स। कहाँ से आए थे? मेवाड़ से आए थे। कहाँ से? मेवाड़ से। कौन? CV सॉवर्स आए थे इस नीमच के विद्रोह का। और इन्होंने नीमच के साथ साथ नीम बहेड़ा वाली जगह पर विद्रोह हुआ था, वहाँ पर भी विद्रोह का दमन किया था। कहाँ पे? नीम बहेड़ा में। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। क्या?
कि जब नीमच में विद्रोह हुआ तो CV सॉवर्स आए मेवाड़ से इस विद्रोह का दमन करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा ना नीमच एकदम राजस्थान वाली बॉर्डर के पास है, तो वहाँ वाली बॉर्डर से CV सॉवर्स जल्दी से विद्रोह का दमन करने के लिए आ गए। इसके बाद अगला जो विद्रोह हुआ वो हुआ 10 जून को। 10 जून को कहाँ पे हुआ विद्रोह? 14 जून को ग्वालियर में, 14 जून 1857 मुरार स्थित जो आपकी ग्वालियर है छावनी है, 14 जून 1857 को कहाँ? मुरार छावनी ग्वालियर में। कहाँ पे विद्रोह हो रहा है? मुरार छावनी ग्वालियर में विद्रोह हो रहा है 14 जून 1857 को। अब यहाँ पे आपको क्या तथ्य याद रखना है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि यहाँ से बॉम्बे आगरा लाइन जाती है, तो इन्होंने पहली बात तो बॉम्बे आगरा जो लाइन जा रही थी, बॉम्बे आगरा लाइन, उसमें इन्होंने दखल दिया यहाँ के विद्रोहियों ने, ठीक है, बॉम्बे आगरा लाइन को बंद कर दिया। अभी हम देखिए, अभी हम यहाँ नेताओं पे चर्चा नहीं करेंगे, नेताओं पे थोड़ी देर बाद या इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझिए कि क्रांति का विस्तार मध्य प्रदेश में कैसे हुआ, क्या घटनाक्रम रहा, ठीक है। तो घटनाक्रम को देख रहे हैं हम, 3 जून से क्रांति मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है, 14 जून को नीमच से क्रांति बढ़ते हुए ग्वालियर भी पहुंच चुकी है। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखना है, एक तो बॉम्बे आगरा लाइन में इन्होंने दखल दिया, और दूसरा ये कि सिंधिया जो थे, ग्वालियर के राजा कौन थे? सिंधिया। तो सिंधिया भाग के कहाँ चले जाते हैं? आगरा। सिंधिया भाग के कहाँ चले गए? आगरा। ये 2 चीज़ें ग्वालियर में हुई। और जब क्रांति आगे बढ़ी तो 20 जून को क्रांति पहुँचती है शिवपुरी। कहाँ पहुँचती है क्रांति? 20 जून को शिवपुरी, दिखाई दे रहा होगा नीचे का। 20 जून को पहुंचती है क्रांति शिवपुरी, और शिवपुरी से क्रांति आगे बढ़ती है गुना। अब गुना में एक वहाँ पे जो एजेंट थे, ब्रिटिश एजेंट थे, उनका नाम था कैप्टन हैरिसन। कौन थे वहाँ पे? कैप्टन हैरिसन। तो ये कैप्टन हैरिसन जो है ये भाग करके कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं ब्यावरा। कहाँ चले जाते हैं? ब्यावरा। तो 20 जून को क्रांति आपकी शिवपुरी पहुंच चुकी है, शिवपुरी से गुना, और गुना में जो कैप्टन हैरिसन है वो भाग के आगरा चले गए, ब्यावरा चले गए हैं। 14 जून को क्रांति मुरार छावनी ग्वालियर, जहाँ पे इन्होंने बॉम्बे आगरा लाइन में दखल दिया है, और यहाँ पे जो सिंधिया राजा थे वो आपके कहाँ चले गए हैं? वो भाग करके आगरा चले गए हैं, क्योंकि सिंधिया ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। अब अगली तारीख पे आइए, अगली तारीख है आपकी 1 जुलाई। देखिए धीरे धीरे क्रांति का विस्तार हो रहा है। 1 जुलाई आइए। अब 1 जुलाई को क्रांति पहुंच चुकी है इंदौर। कहाँ पहुंच चुकी है? इंदौर, और इसको महू भी कह सकते हैं, महू और इंदौर। यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो यहाँ पे जो है आपके 2 लोग नेतृत्व कर रहे हैं, और सुबह 8 बजे से क्रांति शुरू हो चुकी है। किसमें? सुबह 8 बजे से क्रांति शुरू हो चुकी है। 1 जुलाई को दिन डिसाइड किया होगा। यहाँ पे जो भगीरथ सिलावट है, एक तो भगीरथ सिलावट, और किसने इंदौर की क्रांति में यहाँ किसने किया था? एक और कौन थे? इंदौर की क्रांति के जो प्रमुख थे वो शहादत खां। तो शहादत खां और भगीरथ सिलावट, इन्होंने क्या किया है? इंदौर में विद्रोह शुरू कर दिया है। तो ये आपको धीरे धीरे कहानी समझ में आ रही होगी। 3 जून को हम नीमच में थे, 14 जून को क्रांति मुरार छावनी ग्वालियर, 20 जून को शिवपुरी गुना, और गुना होते हुए क्रांति पहुंच चुकी है 1 जुलाई को इंदौर। इंदौर में भगीरथ सिलावट और शहादत खां ने विद्रोह शुरू कर दिया है, या इनके नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हो गई है। अब देखिए क्या हुआ इंदौर में। यहाँ पे एक डुरंट नाम का व्यक्ति था, डुरंट, वो सीहोर चला गया यहाँ से। कौन? डुरंट। डुरंट कहाँ भाग गया? यहाँ से सीहोर भाग गया। और इस डुरंट की सहायता करती है सिकंदर बेगम। ठीक है, कौन सहायता करती है? देखो इनने क्रांति में साथ नहीं दिया इसलिए काले कलर से लिखा मैंने। कौन सहायता करती है? डुरंट सीहोर भाग जाता है जो इंदौर में रहता है, और डुरंट की सहायता करती है सिकंदर बेगम।
जो उस टाइम पे भोपाल की बेगम थी। तो यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ देखते हैं। अब देखिए, जो है क्रांति की शुरुआत इंदौर में हो चुकी है। इंदौर के जो आसपास के क्षेत्र है, महू है, होशंगाबाद है, वहाँ पे भी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अब 2 से 3 जुलाई को धार और अमझेरा में, किसमें? 2 से 3 जुलाई, 2 से 3 जुलाई को धार अमझेरा में राजा बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति होती है। किसके नेतृत्व में? राजा बख्तावर सिंह। यहाँ पे बख्तावर सिंह होते हैं, इनके नेतृत्व में 2 से 3 जुलाई को धार अमझेरा में क्रांति होती है। किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। और यहाँ पे जो ब्रिटिश एजेंट है वो झाबुआ भाग जाता है। कौन कहाँ भाग जाता है? यहाँ का ब्रिटिश एजेंट झाबुआ भाग जाता है और झाबुआ के राजपूत शासक उसकी सहायता करते हैं। अब देखिए, अपने वाले ही अपने को चोट पहुँचा रहे हैं। जो झाबुआ के राजपूत शासक है वो ब्रिटिश एजेंट की सहायता कर देते हैं, उनको मदद मिल जाती है झाबुआ में। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये राजपूत शासक यहाँ के धोखा दे देते हैं। तो 2-3 जुलाई को क्रांति कहाँ पहुँच गई? धार पहुँच गई। अब इसके आगे की कहानी और देखते हैं हम कि इसके आगे क्या हुआ। यहाँ तक की कहानी आई थिंक, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके आगे क्या हुआ कि जो शहजादा हुमायूं था उसने मंदसौर में एक स्वतंत्र हुकूमत की स्थापना कर ली। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे हम देखते हैं आगे की कहानी। अब देखिए, आगे की कहानी समझिए। आगे क्या हुआ कि जो शहजादा हुमायूं है, उस टाइम पे जो मुग़ल सम्राट थे उनका जो बेटा था शहजादा हुमायूं, उसने क्या किया? मंदसौर आ गया और फिरोज शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया और मंदसौर के जो किले थे उस पर कब्जा कर लिया। क्या हुआ? शहजादा हुमायूं। तो ये भी कहानी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है ना? क्या हुआ? घटनाक्रम ही चल रहा है, उसके आगे अभी हम आ रहे हैं कहानी पे। तो शहजादा हुमायूं कहाँ आ गया? मंदसौर आ गया और मंदसौर में किले पर कब्जा करके इसने स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर दिया। मंदसौर के किले पर कब्जा करके इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और किस नाम से गद्दी पर बैठा था ये? फिरोज शाह के नाम से। किस नाम से गद्दी पर बैठा था? फिरोज शाह के नाम से। ठीक है, फिरोज शाह के नाम से, फिरोज शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठा। तो ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो शहजादा हुमायूं मंदसौर में आ गया, स्वतंत्र इसने शासन की स्थापना कर ली और फिरोज शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया। आगे क्या हुआ? आगे की कहानी में कि अब देखिए, निमाड़ वाला क्षेत्र बचा है और जो आपका मालवा वाला क्षेत्र है वो बचा है। निमाड़ में जो विद्रोह हुआ, यहाँ पे एक तो भीमा नायक, खाज्या नायक, इनके द्वारा विद्रोह किया गया। ठीक है, निमाड़ या बड़वानी वाला जो क्षेत्र है, कह सकते केवल निमाड़ ही लिख लीजिए। निमाड़ में किसके? भीमा नायक। इनकी अभी पूरी अपन जो अगले लेक्चर में है, इनके सारे जो अपन क्रांतिवीर पढ़ रहे हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी कहानियाँ भी देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से विद्रोह किया था। लेकिन अभी के लिए ये पर्याप्त है, यहाँ पे जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसमें इतना पर्याप्त है। निमाड़ में भीमा नायक और खाज्या नायक ने विद्रोह किया। इनको जो है अंग्रेज बाद में इनको कहाँ भेज देती है? भीमा नायक जी को अंडमान। इनको बाद में अंडमान भेजा जाता है। ठीक है, तो ये निमाड़ में विद्रोह। एक आगर में भी विद्रोह हुआ था। आगर मालवा, कहाँ पे? आगर मालवा में भी विद्रोह हुआ था। और यहाँ पे ब्रिटिशर जो है वो दूध वालों की मदद से भाग निकले थे। दूध वालों की मदद से भाग निकले थे। ये थोड़ी बहुत जो कहानियाँ हैं इनके बारे में डिटेल में भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए, मंदसौर में क्या हो रहा है? मंदसौर में स्वतंत्र शासक बन गया फिरोज शाह। निमाड़ में विद्रोह हो रहा है, यहाँ पे भी मतलब विद्रोह है। यहाँ पे निमाड़ में जो विद्रोह हो रहा है, यहाँ पे भीमा नायक और खाज्या नायक के नेतृत्व में। आगर में दूध वाले की मदद से जो अंग्रेज है वो भाग गए हैं, क्योंकि विद्रोह की गति जो है वो बहुत तीव्र हो गई है। तो ये 3 क्षेत्र आपके यहाँ पे कवर हो गए। अगला जो है
मंडलेश्वर में भी विद्रोह होता है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा निमाड़ के पास मंडलेश्वर में भी विद्रोह होता है। ठीक है, मंडलेश्वर, ये भी याद रखिएगा। आगे जो है, आगे अब क्या हुआ कि आगे में अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस विद्रोह को दमन करना शुरू किया। अब दमन की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दमन करना जब इसको धीरे धीरे शुरू किया तो सबसे पहले इन्होंने एक ब्रिटिश जो थे ब्रिगेडियर थे स्टुअर्ट, कर्नल स्टुअर्ट, ब्रिटिश ब्रिगेडियर स्टुअर्ट, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, जब इन्होंने धीरे धीरे दमन करना शुरू किया तो एक ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर स्टुअर्ट, क्या नाम है, ब्रिगेडियर स्टुअर्ट बहुत ही मजबूत सेना को लेकर के बम्बई से आए थे। कहाँ से आए थे? बम्बई से आए थे, और पूरे मध्य भारत का इन्होंने कार्यभार लिया था कि पूरे मध्य भारत में मैं क्रांति को दमन कर दूंगा। तो ब्रिगेडियर स्टुअर्ट आए बहुत ही ताकतवर सेना को लेकर के बम्बई से, और इन्होंने ये कार्यभार लिया कि पूरे मध्य भारत में जो क्रांति चल रही है इसका मैं दमन कर दूंगा। इन्होंने जो दमन की शुरुआत है वो इंदौर वाले क्षेत्र से की। इंदौर, धार, बड़वानी आदि क्षेत्रों में इन्होंने दमन धीरे धीरे कर दिया। इंदौर, धार, बड़वानी, इन क्षेत्रों में धीरे धीरे इन्होंने दमन कर दिया। अब आगे क्या हुआ कि कुछ चीज़ें जो है वो डेट वाइज आपको याद रख लीजिएगा। जैसे 19 से 20 नवंबर को, अब नवंबर का टाइम आ चुका है, विद्रोह लगातार चल रहा है, ये याद रखना है कि 19 से 20 नवंबर को चंबल क्षेत्र में दमन किया गया। कब? 19 से 20 नवंबर को, ठीक है, चंबल क्षेत्र में दमन हो गया विद्रोह का। 23 नवंबर को जो है, 23 नवंबर को जो ये शहजादा हुमायूं मंसूर का स्वतंत्र शासक बना था, इनसे लड़ाई होती है, और इनसे जो युद्ध होता है वो करते हैं आपके डूरंट करते हैं, और हार जाता है शहजादा हुमायूं। तो डूरंट ने, इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। डूरंट ने क्या किया, डूरंट ने शहजादा जो हुमायूं है उसको हरा दिया, शहजादा हुमायूं को हरा दिया। डूरंट ने शहजादा हुमायूं को पराजित कर दिया और मंदसौर के किले पर कब्जा कर लिया। ठीक है, डूरंट ने शहजादा हुमायूं को, यही वही डूरंट है जो अभी थोड़ी देर पहले भाग के सिकंदर बेगम की शरण में जा छुपा था। इसी डूरंट ने मौका देखा और देखा कि जो युद्ध है अपने पक्ष में हो रहा है, तो ये मंदसौर गया, मंदसौर से इसने शहजादा हुमायूं को पराजित कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अगली जो डेट है वो क्या इंपॉर्टेंट है, 19 नवंबर को हो गया, 23 नवंबर को हो गया। यदि डेट नहीं भी याद रखती है तो थोड़ा कहानी से रिलेट करते हुए पढ़ना है, इसलिए मैं ये डेट बता रहा हूँ। फिर 15 दिसंबर के लगभग में डूरंट इंदौर आ जाता है। 15 दिसंबर को डूरंट जो है ये इंदौर आ जाते हैं, इंदौर पर तो पहले से ही ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अब डूरंट को यहाँ से हटा करके एक नए व्यक्ति को यहाँ की कमांड सौंप दी जाती है। उस नए व्यक्ति का नाम होता है रॉबर्ट हैमिल्टन। इंदौर की कमांड किसको सौंप दी जाती है? रॉबर्ट हैमिल्टन। थोड़ा डीप में हो रहा है, लेकिन जब आप MP स्पेशल पढ़ रहे हैं तो आपको इतना जानना तो आवश्यक है ही, इतना जानना तो बनता है। तो 15 दिसंबर को इंदौर में विद्रोह हो रहा है, और इंदौर में 15 दिसंबर को इंदौर में दमन हो रहा है, पहले से ही दमन हो चुका है, डूरंट आ गया है, लेकिन डूरंट को हटा करके रॉबर्ट हैमिल्टन को इंदौर की कमान सौंप दी है, क्योंकि डूरंट यहाँ से भाग गया था। जब भाग गया था तो स्वाभाविक बात है किसी दूसरे को देना था कमान, तो किसको दे दी? हैमिल्टन को। लो भाई तुम इंदौर संभालो। आगे की कहानी अब तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की है, जो थोड़ा सा यहीं पे मैं कर देता हूँ, फिर हम इसके परिणाम और महत्व पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, तात्या, आपको पता ही है कि तात्या टोपे जो है वो लगातार इस क्षेत्र से विद्रोह कर रहे थे, और जो कारण है उसमें मैंने एक चीज़ और नहीं बताई थी कारण में, कि 1851 में क्या होता है, 1851 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है,
और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बाद जो उनके पुत्र रहते हैं नाना साहब, उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है डलहौजी के द्वारा। तो उनकी पेंशन भी एक प्रमुख कारण थी 1857 की क्रांति का। तो वो भी फैक्ट आपको याद रखना है, वो यहाँ वहाँ में लिखवाना भूल गया था, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए तात्या टोपे लगातार विद्रोह कर रहे हैं। एक दो लोगों के नाम इसमें आपको याद रखना है। कौन कौन किसके किसके नाम आपको याद रखना है? एक तो ह्यूरोज का, कैप्टन ह्यूरोज, और दूसरे जो है तात्या टोपे से जिनका युद्ध हुआ था उनका नाम था आपका कॉलिन कैंपबेल। कब युद्ध होता है इनका? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को। तो 6 दिसंबर को तात्या टोपे का युद्ध होता है किससे? यहीं राइट से ही तात्या टोपे वर्सेस युद्ध होता है इनका कॉलिन कैंपबेल से। क्या नाम है? कॉलिन कैंपबेल। ये आके तात्या टोपे को पराजित कर देते हैं, लेकिन तात्या टोपे यहाँ पे गिरफ्तार नहीं होते हैं। लगातार ये जंगलों में घूमते रहते हैं और विद्रोह को जो है विद्रोह करते रहते हैं और विद्रोह को पीछे से सहायता करते रहते हैं। लेकिन एक इनका जो गद्दार रहता है मंगल सिंह जो है, तो मंगल सिंह इनको पकड़वा देता है और ये जब पकड़ जाते हैं तो 18 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है। अगले साल कब? 18 अप्रैल 1858 को शिवपुरी में, कहाँ पर? शिवपुरी में फांसी दे दी जाती है। यहाँ पे इतना ही समझिए, जब इनको हम एक एक व्यक्तित्व को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना काफ़ी है कि तात्या टोपे जो है मंगल सिंह इनको पकड़वा देता है। इनकी लड़ाई किससे होती है ये जरूर याद रखिएगा, कॉलिन कैंपबेल। किससे युद्ध होता है तात्या टोपे का? कॉलिन कैंपबेल से। और 18 अप्रैल 1858 को ये समाप्त हो जाते हैं। एक और डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 18 जून 1858, सॉरी 18 अप्रैल ही है, 18 जून 1858। 18 जून 1858 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन लक्ष्मीबाई, 18 जून 1858 जो है लक्ष्मीबाई भी युद्ध करते हुए इसी दिन वीर गति को प्राप्त हो जाती है। तो ये दो चीज़ें आपको जो है याद रखना है, ठीक है। इसमें ये तो जो है मध्य प्रदेश में इस तरीके से क्रांति का प्रसार होता है। अब देखिए एक बार और इसको रिवीजन करवा देता हूँ कि ये शहजादा हुमायूं मंदसौर का स्वतंत्र शासक बना है फिरोज शाह के नाम से। निमाड़ में भीमा नायक, आगर में दूध वालों की मदद से अंग्रेज जो है भाग गए, कोई काम का फैक्ट नहीं है। ब्रिगेडियर स्टुअर्ट जो है बम्बई से आते हैं और यहाँ से जो है दमन के गतिविधियाँ प्रारंभ होती है और एक एक करके हर क्षेत्र में दमन करते हैं। अब देखिए ये आप पृष्ठभूमि समझ गए हैं 1857 की, कारण समझ गए हैं, और मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम शुरू हुआ है, कितनी तारीख से शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में? नीमच से जो शुरू हुआ था, कितनी तारीख को? 10 जून को, है ना। तो नीमच से धीरे धीरे गतिविधियां शुरू हुई और लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में फैली और कई लोगों ने इसमें भाग लिया। अब अगले वीडियो में हम इसके परिणाम, महत्व और विद्रोह क्यों असफल हो गया और जो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख लोग थे या प्रमुख व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस विद्रोह में भूमिका निभाई, उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।